पहले तो आप सबको नमस्कार। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आज बुलाया है, इसके पीछे कल मेरा नॉमिनेशन है। 11 बजे दिन में मेरा एसडीओ ऑफिस में 11:30 बजे मैं नॉमिनेशन दूंगा और उसी समलक्ष में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैंने अपने क्षेत्र में अपने लोगों को वादा किया था कि जब मैं नॉमिनेशन भरूंगा उससे पहले मैं अपना शपथ पत्र और प्रतिज्ञा पत्र जो ढाका विधानसभा का है वो मैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपने 3700 पंचायत, एक नगर पंचायत, 3800 पंचायतों को मैं ये बात की। क्या है शपथ पत्र, क्या है थोड़ा सा देखिए, ये मीडिया के माध्यम से और भी आम पब्लिक भी जाने। बिल्कुल 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 सर, यही मेरा मकसद है। ये मेरा शपथ पत्र है जो मैंने 1000 रुपये के नॉन जुडिशियल पे इसको लिखने का काम किया है कि अगर जो मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूँ, ये मेरा प्रतिज्ञा पत्र, जो ये मेरा प्रतिज्ञा पत्र है, मैंने जो ढाका विधानसभा का, आप देखेंगे कि पहली बार कोई विधानसभा चुनाव लड़ रहा है जो अपने विधानसभा के प्रतिज्ञा पत्र पर लड़ने को तैयार है। हमारी पार्टी का भी मैनिफेस्टो है, वो भी रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये ढाका का भी मैनिफेस्टो है। क्योंकि मैं इसे घोषणा पत्र नहीं कह के, मैं इसे प्रतिज्ञा पत्र इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरी प्रतिज्ञा है और इस प्रतिज्ञा के एवज में मैंने भारतीय संविधान को साक्षी मान के मैंने 1000 के नॉन जुडिशियल पर ये जो है शपथ लिया है कि अगर 3 वर्षों में मैं जो मेरा प्रतिज्ञा है अगर पूरा नहीं होता है तो मेरा इस्तीफा कोर्ट मंजूर करेगा। जो मैंने इनमें बातें रखी हैं इस प्रतिज्ञा पत्र में, वो ये है कि यहाँ जो विधायक फंड होता है वो हर साल सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने हर साल उसको सार्वजनिक किया जाएगा कि वो पैसे कहाँ खर्च हुए। 5 साल का आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। दूसरा जो यहाँ मैंने रखा है, जो भी यहाँ मुख्य सड़कें हैं, 4 मुख्य सड़कों पर यह विधानसभा आधारित है। ढाका से बरगनिया, ढाका से झड़ौखड़, चैनपुर से घोड़ासहन और भेलवा से चिरैया। इन रोडों की जो समस्याएं हैं इसको स्टेट हाईवे में कन्वर्ट कराना मेरी जिम्मेदारी बनती है विधानसभा जाने के बाद। ढाका एक अनुमंडल है और एक विधानसभा भी है, इस नाते वहाँ एक महाविद्यालय की स्थापना करवाना भी मेरी एक जिम्मेदारी बनती है। साथ ही साथ जो एक चुनावी मुद्दा बन के रह गया है पिछले कुछ वर्षों से, महासेतु जिसको मैंने नाम दिया है फुलवरिया घाट, उस मुद्दे को चुनाव जीतने के बाद सदा के लिए खत्म कर देना, अर्थात उसको उस पुल का निर्माण करा के ही ये अभिजीत सिंह सांस लेगा। अगर मैं विधानसभा गया तो उसके बाद फुलवरिया पुल का जो है कहानी जो चलता है वो खत्म हो जाएगा। उस पर लोग इस पार से उस पार जाने का काम करेंगे। जो हमारा शिवहर संसदीय क्षेत्र है उसमें ढाका की तरफ से बरगनिया की तरफ से उधर लोग जाएंगे। और बस पड़ाव की बात मैंने की है। अभी आपने जानकारी होगा कि 5000 बस पड़ाव का लिस्ट में नाम आया, लेकिन हमारे घोड़ासहन और ढाका का नाम नहीं आया। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ पर बस पड़ाव हो। बस पड़ाव होने से जो फ़ायदे होते हैं कि सरकारी बसें यहाँ आके रुकेंगी, उनका पड़ाव हो जाएगा। हमारे जो यहाँ 95% जो लोग जो गरीब हैं वो उसका लाभ उठा सकेंगे। रेलवे के ऊपर भी मेरा एक प्रेशर रहेगा कि आपने जो 1 किलोमीटर घूम के इस पार से उस पार जाने का जो घोड़ासहन में काम किया है उसको अंडर बाईपास या फ्लाईओवर दिया जाए। वहाँ पर जो खेल के मैदाने हैं जो अधूरा पड़ा हुआ है, यहाँ घोड़ासहन में मथुरा प्रसाद के द्वारा दान किया हुआ जो ज़मीन है जो स्टेशन के बगल में है, चाहे ढाका में जो खेल का मैदान है उसको मिनी स्टेडियम और स्टेडियम में निर्माण कराने का। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे होता क्या है, वादे बहुत सारे नेता चुनावी वादे करते हैं और जीतने के बाद पटना के हो जाते हैं, वादे सारे भूल जाते हैं। जी जी, इस पर भी कुछ बताइए। देखिए, आपका क्या जो है? बिल्कुल बिल्कुल पटना का मुंह देख के अगर आप वोट करते हैं ना तो पटना ही चले जाते हैं। अगर आप ये अभी आप सिर्फ ढाका विधानसभा के हम लोग हैं वहाँ की बात करें तो आप देखेंगे कि पिछले 15 दिनों से जो भी प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो सब पटना ही में थे।
वो सिर्फ ये चाहते थे कि मुझे फलानवा सिंबल मिल जाएगा तो मेरी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। उनका अपना कोई एजेंडा नहीं है। जिस प्रकार से मेरा प्रतिज्ञा पत्र है, मेरा शपथ पत्र है, मेरे अपने विधानसभा की बात मैं कर रहा हूँ, मैं 37 पंचायत और एक नगर पंचायत की बात कर रहा हूँ, उस प्रकार से उनके पास कोई ऐसा एजेंडा है ही नहीं। उनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा है। एक तो प्रिंस साहब हैं, विरासत में राजनीति मिली हुई है, तो वो तो 5 साल सोए रह गए। प्रिंस महाराज थे, महाराज के रूप में ही रह गए। जो दूसरे साहब थे उनकी क्या स्थिति है, उनका ग्रोथ रेट क्या है, इसको भी देखा जाए। जब वो विधानसभा गए थे और जब वो विधानसभा चुनाव हारे थे, इन दोनों के दरमियान उनका ग्रोथ रेट क्या था? क्या उस रेट से हमारे ढाका और घोड़ासान का विकास हुआ था? तो उनके पास जो एजेंडा है वो खुद के विकास का है। मेरे पास जो एजेंडा है वो ढाका के विकास का है, घोड़ासान प्रखंड के विकास का है। ऐसे ढाका तो अनुमंडल है ही जी जी, और आप प्रॉपर घोड़ासान प्रखंड के रहने वाले भी हैं। कई वर्षों से जो है घोड़ासान को नगर पंचायत या फिर एक अनुमंडल बनाने की बात चल रही है। ठीक। तो इस पर कहाँ तक जो है आपका ये? देखिए, एक ढाका विधानसभा के अंदर एक नगर से नगर परिषद हो गया ढाका। मेरा मुद्दा ये इसमें लिखा हुआ है कि क्या शहरी विकास हुआ ढाका का? तो पहले तो मुझे ढाका को शहरी विकास जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है। साथ ही साथ जो घोड़ासान, बिल्कुल उसे नगर पंचायत बन जाना चाहिए। अभी तक जो जनसंख्या के हिसाब, आप बदलेगा ढाका बदलेगी बिहार की बात करते हैं, या किस आधार पर आप बात करते हैं? सर शुरुआत कहाँ से करेंगे आप? मैं जादूगर नहीं हूँ जो हमारे प्रधानमंत्री को मैं जादूगर संज्ञा से संबोधित करता हूँ। मैं जादूगर नहीं हूँ। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव की बात क्यों नहीं होती है? जहाँ हमारा 90% हमारा पॉपुलेशन रहता है, जहाँ 90% हमारी गरीबी हमारे देश में है, जो अन्नदाता का जहाँ हमारा घर है, उसकी बात क्यों नहीं होती है? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब तक मेरा विधानसभा ही नहीं बदलेगा, हम बिहार को कैसे बदल देंगे? आप गरीबी पर बात कर रहे हैं। जी हाँ। बड़ी बड़ी पार्टियां आई गरीबी, जैसे इसके पर शुरू में कांग्रेस भी इसी मुद्दे पर लड़ी थी, बाद में बीजेपी, लेकिन सबकी सरकार बनी। लेकिन ये मुद्दा ज्यों का त्यों है, फिर आप इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं इस मुद्दे को नहीं उठा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि गरीबी है। गरीबी में क्या, आप क्या कह रहे हो? कभी कहते हो कि 15 अगस्त तक चावल ले लो, कभी कहते हो दशहरा तक चावल ले लो, कभी कहते हो कि छठ तक चावल ले लो। मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ एक परिवार को शिक्षित कर दो, खुद ब खुद वो उसका स्तर उठ जाएगा। कब तक आप चावल का ये दान देते रहोगे? और आप वो जो चावल आप बांट रहे हो पीडीएस के माध्यम से, वो किसका है? आपका है क्या? वो हिंदुस्तान के अन्नदाताओं का है। अगर ये बात करी है, किसानों की बात आप कर रहे हैं, गरीबों की बात, आज सबसे ज़्यादा गरीब कौन है? हिंदुस्तान के किसान गरीब हैं। आज जो बिल आया है सदन में, इसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? क्यों नहीं माननीय नीतीश कुमार जी कुछ बोल रहे हैं? आप एमएसपी को गारंटी क्यों नहीं करते हो? अगर आप सही में किसान हित में काम करना चाहते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, तो एमएसपी को गारंटी करें। वो अपने मैनिफेस्टो में लिखे कि उनकी सरकार आएगी तो एमएसपी गारंटी होगा। यहाँ जो भी लोग केसीसी लिए धारक हैं, उनका केसीसी माफ होगा। क्या किसान से भी बड़ा कोई हिंदुस्तान में है क्या? 90% लोग हमारा जो है हिंदुस्तान वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। 90% लोग खेती करते हैं भैया। आज कोरोना काल में भी सबसे ज़्यादा अगर कोई काम करने का काम हुआ है तो अन्नदाता ने ही किया है। केसीसी माफ करना समस्या का समाधान है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपने एमएसपी को गारंटी भी तो नहीं किया है। आप एमएसपी को गारंटी क्यों नहीं कर देते हो? जब 2014 में एनडीए की सरकार आई तो पहले ही बैठक में एक कमेटी बनाई गई जिसने रिपोर्ट दिया कि एफसीआई को खत्म कर दो। एफसीआई जो है वो हिंदुस्तान की सरकार पे एक बोझ है। और इस किसान बिल में क्या है? वो कहते हैं कि आप खुले मंडी में बेचो। आज मुझे एक चीज़ बताइए, मक्के का जो एमएसपी रेट है वो 1400 है, आज 700 रुपये में बाजार में बिक रहा है। क्या इससे आप गरीब किसानों की आय दुगनी करेंगे? आप एमएसपी को गारंटी करिए। 1400 का है तो 1400 में ही खरीदना है। अगर 1410 1390 रुपये में कोई खरीदता है तो उसे 6 महीने की जेल होनी चाहिए। बदलेगा ढाका बदलेगी बिहार में आप किन किन मुद्दों को लेकर के ढाका को बदलने की बात कर रहे हैं, और इसे बिहार पूरे बिहार से आप
देखिए, मेरा जो मानना है कि हर विधानसभा का अपना एक एजेंडा होना चाहिए। जिस प्रकार से हर एक परिवार का एक अलग समस्या होता है, हर एक प्रखंड की एक अलग समस्या है। बिहार का मैनिफेस्टो हर पार्टी जारी करती है, लेकिन जब आप विधानसभा लड़ने आते हैं, जहां से आप प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं, 5 साल जिसके लिए आप समय मांगते हो, आपका एजेंडा क्या है? मुझे एक एग्ज़ाम बताइए जो विदाउट सिलेबस होता हो, एक परीक्षा बताइए जिसका कोई सिलेबस नहीं हो। जब तक आपके पास एजेंडा नहीं होगा, आप करेंगे क्या? 5 साल आप क्या करेंगे? जनता आपसे क्या पूछेगी? मेरे शपथ पत्र के अगेंस्ट आप पूछ सकते हो कि अभिजीत जी 2.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, आपने क्या किया? जो पिछले 10 वर्षों से जीते उनसे आप क्या पूछ रहे हो? आपके पास भी सवाल नहीं है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं कहने को। वो तो कहते हैं हमारे जो नेता हैं, जो हमारे ऊपर के नेता हैं, उनका मुंह देखिए और हमको वोट कीजिए। मैं कहता हूं मेरे मुद्दों को बल दीजिए, मेरे कलम में इंक दीजिए, मुझे सदन में बोलने का एक अधिकार दीजिए, मैं आपका अधिकार आपके चौखट तक पहुंचाऊंगा। मैंने ये काम पहले भी करके दिखाया है। 2010 में आधार के माध्यम से समूचे पंचायत में ढाका और घोड़ासान के एक एक घर को जाके मैंने आधार मुफ्त में बनवाया है, जो आज आधार 200 और 100 रुपये लेके बनाया जा रहा है। तो मैं तो पहले से ही यहाँ का बेटा हूँ, मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मेरा कर्म यहाँ हुआ है, मैं यहाँ का बेटा हूँ। मैं नेता बनने नहीं आया हूँ, मैं ढाका की जनता की लाठी बनने आया हूँ। उन नेताओं को चेताने आया हूं जो जाति और पार्टी के बैसाखी पर विधानसभा जाने का काम करते हैं, क्योंकि उनके सामने एक मजबूत लाठी, एक मजबूत विकल्प के तौर पर ढाका की जनता के साथ में खड़ा हूं। पलायन रोकने की बात आपके प्रतिज्ञा पत्र में अंकित है जी। ऐसे में पलायन रोकने के लिए क्या प्लानिंग है आपका कि ढाका विधानसभा क्षेत्र से युवाओं का पलायन या बिहार से युवाओं का पलायन? देखिए, ये हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में, आदरणीय हमारे जो अध्यक्ष है पप्पू यादव जी, उनके मैनिफेस्टो में, क्योंकि उनको दर्द कहाँ से हुआ। जब कोरोना काल आया तो सबसे ज़्यादा सड़कों पर बिहारी भूखे रहे। उनके 6 महीने के बच्चे से लेकर और 18 साल के बच्चे। एक दरभंगा में एक लड़की अपने पिता को साइकिल से दिल्ली से दरभंगा लाने का काम करती है। दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है इस देश का। अगर हमें पढ़ना हो तो दिल्ली, हमें अगर इलाज कराना हो तो बिहार से बाहर, अगर हमें बिजनेस व्यापार करना हो तो बिहार से बाहर। पूछिए ना, 15-15 साल वो जो लोग राज किए हैं उनसे पूछिए ना ये सवाल। इसी का विकल्प है पप्पू यादव। पप्पू यादव जी का कहना है कि हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। वो ये नहीं कहते हैं कि मैं बिहार को इंग्लैंड बना दूंगा, जापान बना दूंगा। ये कहते हैं मैं बिहार को इतना काबिल बना दूंगा कि बिहारी गर्व से अपना सर ऊंचा करने का काम करेंगे। जहाँ तक आपके सवाल का है कि प्लान कैसे रुकेगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप फैक्ट्रियों को यहाँ ला सकते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, ये जो स्टेट है यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी। मुझे बताए दोनों सरकारों में से कोई भी कि कितनी बार कोशिश की आपने? आपकी मीटिंग कितनी बार हुई? आपने यहाँ पर कितनी बार समिट बुलाया है बिहार में? कितनी कंपनियों को समिट में बुला के ये न्योता देने का काम किया कि आप यहाँ आएँ, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएं, हमारे पास ज़मीन भी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। क्योंकि आप काम ही नहीं करना चाहते, आपकी नीयत ही नहीं है काम करने की। नीयत है तो आदरणीय पप्पू यादव की नीयत है। आप नए कारखाने को लाने की बात कर रहे हैं, ऐसे में बिहार में बंद पड़े कारखानों पर आपकी क्या रणनीति है? सर, मेरी रणनीति नहीं है बंद कारखानों को खोलने की या लाने की। ये स्टेट गवर्नमेंट की नीति है और स्टेट गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो जो अगर हमारी सरकार आती है, आदरणीय पप्पू यादव की सरकार आती है, तो वो उसके ऊपर काम करेंगे। मैं ढाका के ऊपर काम करूंगा और जब आदरणीय पप्पू यादव मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे तो ढाका और घोड़ासहान में भी कुछ फैक्ट्रियां आएंगी। कोरोना काल में जो है, जैसा कि अभी दुर्गा पूजा वगैरह भी है, जी जी, फेस्टिवल है, कुछ लोगों का कहना है कि पूजा के लिए कोरोना है और नेताजी के कार्यक्रम के लिए, सरकारी जो अभी जो सत्ता में है उनके कार्यक्रम के लिए कोई कोरोना नहीं है। क्या कोरोना से समझौता हुआ है क्या है? इसका सही जवाब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ही देंगे, क्योंकि वर्तमान में मुख्यमंत्री तो वही थे। उन्होंने आचार संहिता लागू होने से पहले एक बार भी कहीं आके नहीं कहा कि भैया कोरोना काल है, कुछ दिनों के लिए चुनाव को स्थगित कर दिया जाए। हमारे अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव ने इस बात को रखने का काम किया था, लेकिन नीतीश कुमार डरते हैं, अपने सहयोगी से भी डरते हैं कि कहीं राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो हमारे सीटवा कहीं कम ना हो जाओ। क्योंकि ये सारा का सारा खेल जो जादूगर का मैंने नाम दिया है वो ईवीएम का खेल है।
क्योंकि ईवीएम भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप जानते होंगे कि ईवीएम भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। तो आप स्पष्ट यह कहना चाह रहे हैं कि फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे, नहीं, अभी आपने ईवीएम पे जो है सवाल बिल्कुल नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? इसका कारण है, बिहार में लोकसभा में जनता ने देख लिया है, इस बार गड़बड़ी होगी, ऐसा होने नहीं देगी जनता। इस बार वो जनता होने नहीं देगी। जनता सचेत हो चुकी है, अब वो अपनी हक की लड़ाई लड़ेगी और मेरे जैसा बेटा जो उनकी लाठी बना है उनके काम आएगा। मतलब इस बार जीन नहीं निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा साहब, बिल्कुल नहीं निकलेगा। इस बार विकास निकलेगा और इस बार पप्पू यादव की सरकार बनेगी बिहार में, दे दूंगा सूचना।